दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज के इस खास वीडियो में बात करने वाला हूं कि 2 दिन पहले जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है पार्लियामेंट में, उसमें एमएसएमई के लिए क्या प्रावधान किया गया है, एमएसएमई के लिए क्या बातें की गई है, उन्हें क्या मिला है। दोस्तों, जब भी देश का बजट आने वाला होता है तो देश का हर तबका उस बजट को बड़ी उत्सुकता से इंतजार करता है, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा के लोग हों या गृहिणी ही क्यों ना हो। हर की अपनी उम्मीदें, आशाएं लगी होती हैं कि बजट में उनके लिए क्या है या क्या नहीं है। और हम जैसे लोग बजट के एक एक शब्द को, इस भाषण के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनते हैं कि आखिर देश को सरकार किधर ले जाना चाहती है, यानी बजट के माध्यम से सरकार कहना क्या चाहती है। और उस दिन भी हमने यही किया, हमने बड़े सारे नोट्स बनाए कि आखिर बजट में क्या कहा गया है। हालांकि इस बार के बजट, हर बार जैसे बजट आता है और कुछ लोग विरोध में होते हैं, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, इस बार भी ऐसा ही है। ढेर सारे लोगों को कहना है कि बजट बहुत ही अच्छा है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है। जबकि अगर विपक्षियों की बात करें जो सरकार से सहमत नहीं है, उनका मानना है कि बजट बेसिकली चुनाव के बाद एक चुनावी बजट है। यानी वो कहते हैं कि ये इस बजट में इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पॉलिटिक्स है। हालांकि अगर हम इस बजट को, जैसा हम देख पाए हैं, अगर हम सब पूरे आउटलाइन को अगर आपके सामने रखें तो मैं कहूँगा कि सरकार ने इसको 9 एरियाज को पूरे आउटलाइन में रखा है। अगर इस 9 एरियाज की बात करें तो है एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। और खास करके 4, अगर आप संक्षेप में बात करें तो 4: वीमेंस, व्यापारी, बेरोजगार और साथ साथ किसान। और अगर एमएसएमई की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी तरजीह दी गई है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर इस बजट में एमएसएमई के लिए क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इससे आगे बढ़े इस वीडियो में, उसके पहले मैं, क्योंकि एमएसएमई के दर्द को मैं समझता हूं, तो मैं चाहूंगा कि एमएसएमई की दर्द क्या है, एमएसएमई चाहता क्या है, उसकी बात पहले कर लूं, ताकि आप उससे कोरिलेट कर सकेंगे कि आखिर सरकार ने इसमें क्या प्रावधान किया है। दोस्तों, एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? फंड होती है। जो स्टार्टअप होते हैं या जो अभी बिजनेस कर रहे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है फंड। यानी फंड उनको आसानी से मिले। फंड किसी बिजनेस का एक वाइटल ब्लड होता है, इसके बगैर बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता है। दूसरा कि मार्केट उन्हें मिले, कि अपने माल को ठीक से बेच सके। कहाँ बेचें माल को, ताकि वो माल जो बनाए तो माल बिके और उनके पास पैसे लौट के आए, ताकि वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाए। तीसरा कि इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको हैंड होल्डिंग की जाए। चौथी समस्या होती है कि जब कहीं फंस जाए, जब उन्हें कोई समस्या आ जाए किसी तरह से जो उनके बियॉन्ड लिमिट है, तो वहां कोई उसको हैंड होल्डिंग करने वाला मिल जाना चाहिए। इसके अलावा जो माल बेच रहे हैं उसका टाइमली पेमेंट उनके पास आ जाए तो उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इन्हीं सारे मुद्दों को देखते हुए मैं बात करने वाला हूं 8 पॉइंट को लेकर कि सरकार ने इस 8 पॉइंट में इन मुद्दों को कैसे पिरोया है। पहले पॉइंट की बात करूं जो फंड से रिलेटेड है बेसिकली, तो इसमें सरकार ने जो मुद्रा लोन था पहले, जो अभी भी है, मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि 2015 में सरकार मुद्रा लोन लेके आई थी जिसकी अपर लिमिट 10 लाख थी। और मैं आपको बता दूं कि पिछले फाइनेंशियल्स में 5.4 लाख करोड़ मुद्रा लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हालांकि मैं फिर भी एक प्रोफेशनल होने के नाते मैं संतुष्ट नहीं होता हूं। मुझे लगता है कि शायद ये मुद्रा लोन जिन्हें बहुत ज़रूरत है उन्हें शायद नहीं मिल पाती। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, हम कभी और इस पर बहस कर पाएंगे। लेकिन सरकार इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि माइक्रो और स्मॉल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है, खास करके माइक्रो यूनिट के लिए,
सरकार ने कहा है कि इसकी लिमिट इनहांस करके 20 लाख कर दी गई है, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आपने पहले 10 लाख तक का मुद्रा लोन लिया है और आपने उसको रीपे ठीक से किया है, तो आप 20 लाख तक मुद्रा लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा फंड रिलेटेड है कि जब एक एमएसएमई, जैसे मैंने कहा कि जब स्ट्रेस में होता है, जब इस परिस्थिति में होता है, जो इंटेंशनली वो चाहता है निकलना, लेकिन परिस्थितियां जो होती हैं उसके बियॉन्ड लिमिट होती हैं, निकल पाने में अक्षम होता दिखता है और बैंक उन्हें एसएमए में डालती है, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। कहने के लिए तो स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट एक बड़ा अच्छा विशेष मेंशन्ड अकाउंट है, लेकिन ये बैंकों के लिए अछूत जैसा बिहेव होता है इसमें। यानी अगर एसएमए में है, रिपोर्टिंग है आपकी है, तो कई सारे बैंक और एनबीएफसीज आपको लोन देने से कतराने लगेंगे, और जैसे ही आप और आगे बढ़ के एनपीए हो जाते हैं, तब तो पूरी तरह से एक एमएसएमई अछूत हो जाता है, उससे कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो सरकार ने कहा है कि ऐसे एमएसएमई जो स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस में इसलिए है कि जो सिचुएशन है उनकी बियॉन्ड कंट्रोल है, उस कंडीशन में गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से उनको मदद की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात सरकार ने इस बजट में कही है। तीसरा पॉइंट भी मैं बात करूं, वो भी फंड्स रिलेटेड ही है, जिसमें कहा गया है कि विदाउट कोलेक्टर, बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के 100 करोड़ तक का लोन एमएसएमई को दिया जाएगा उनके परचेजेस के लिए, उनकी मशीनरी परचेज वगैरह के लिए। और इसके लिए एक फंड का निर्माण होगा, तो रिस्क कंपनियां मिलकर के इसके लिए एक फंड तैयार करेंगी जो इन्हें इस काम के लिए सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, तो ये पॉइंट सीधे सीधे एमएसएमई के लोन लेने की प्रक्रिया को लेकर है। यानी एमएसएमई का लोन मिलने में क्या परेशानी होती है और कैसे उसको दूर किया जाए। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई का एक बड़ा सेगमेंट बैंकेबल होता ही नहीं, उसका बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट से अगर फंडिंग किया जाए तो उसको फंडिंग करना मुश्किल होता है बैंकों के लिए। रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियोज, डीएससीआर, इस सब की जानकारी उन एमएसएमई के पास नहीं होती है। अगर बड़े लोन की बात करें, जैसे 25 करोड़ के ऊपर की बात करें, तो वहां तो क्रेडिट रेटिंग चाहिए होती है, वो भी एक्सटर्नल। बैंक अपने इंटरनल क्रेडिट रेटिंग तो करती है, उसके साथ साथ उसे एक्सटर्नल चाहिए होता है। यानी कि जहां उस बंदे की, उस रेटिंग एजेंसी की साइन लेके आओ, तब जाके तुम्हें लोन मिलेगा। इस तरह का डायलॉग सामने आता है। और क्रेडिट रेटिंग एमएसएमई की अच्छी हो ही नहीं पाती, चाहे वो लाख कोशिश कर ले, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग उनके बैलेंस शीट पे और कुछ ऐसे पैरामीटर्स पर आधारित होता है जो उसका फुलफिल उनके लिए करना मुश्किल हो जाता है। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए इस बजट में यह कहा गया है कि न्यू असेसमेंट मॉडल एमएसएमई के लिए लेके आना है। और लेके कौन आएगा? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गवर्नमेंट का मानना है कि सब कुछ तो डिजिटलाइज हो गया है। यानी अगर आईटीआर की बात करें, आपको सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ऑनलाइन, जीएसटी सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ तक कि बैंक का एक एक जो ट्रांजैक्शन है वो भी ट्रैक किया जा सकता है। तो सब कुछ जब डोमेन में है ही, सब कुछ जब डिजिटली उपलब्ध है, तो फिर ट्रेडिशनली बैलेंस शीट, टर्नओवर, इसके बेसिस पे फंड करने वाली बात को खत्म करनी चाहिए और बेसिक इन सब बातों को लेकर के एक एमएसएमई को फंड किया जाना चाहिए, ताकि एमएसएमई तक पैसे पहुंच सके और वो अपना बगैर टाइम बर्बाद किए हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में चल सके। और दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट, वो बेसिकली मार्केट से रिलेटेड है। आपने ट्रेड्स की बात सुना है, हमने अपने बिल डिस्काउंटिंग वाले वीडियो में ट्रेड्स की बात कही है। ट्रेड्स क्या है? एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, जहां पे सेलर, बायर और फाइनेंसर्स तीनों होते हैं। सेलर अपने माल को बेचता है, बायर्स के पास माल पहुंचता है, फिर सेलर बायर्स को अपना बिल रेज करता है, बायर उस बिल को अप्रूव करता है और फाइनेंसर्स उस बिल, अप्रूव बिल के बेसिस पे सेलर को फंड कर देता है। और सेलर
अब इस नफड़े से बच जाता है कि उसे अब बाहर से फॉलोअप करना है, उसे पैसे लेने हैं। उसके बजाय सेलर अपने बिजनेस में लग जाता है, अपने दूसरे ऑर्डर के तरफ लग जाता है, उसको पैसे जल्दी मिल जाते हैं। तो इसको और बड़ा करने के लिए सरकार ने बायर्स के थ्रेशोल्ड टर्नओवर को 500 करोड़ से घटा करके 250 करोड़ कर दिया है। यानी इस तरह से प्लेटफॉर्म और बड़ा होगा। अगर मैं छठे पॉइंट की बात करूं तो भी मार्केटिंग के लिए ही है। सरकार चाहती है कि छोटे छोटे जो एमएसएमई है उनका माल एक्सपोर्ट हुए। हम सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट अधिक से अधिक होगा तो देश की इकोनॉमी की हालत अच्छी होगी। लेकिन छोटे छोटे जो एमएसएमई हैं एक्सपोर्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं, वहां तक माल को पहुंचा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है ई एक्सपोर्ट हब, जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में तैयार होगा, जिसके माध्यम से छोटे छोटे एमएसएमई अपने माल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मित्रों, जो 7वां पॉइंट हमने नोट किया वो है एमएसएमई के लिए टेक्नोलॉजी की बात। यानी जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट में लोग हैं, उनके जो प्रोडक्ट है वो प्रिजर्व रह सके, सेफर रह सके, कंज्यूमर तक सेफ पहुंच सके, इसके लिए मल्टी प्रोडक्ट न्यू एडिशन सेंटर बनाने की बात की गई है। 50 ऐसे न्यू एडिशन सेंटर बनाए जाए ताकि जो एमएसएमई हैं अपने माल को सुरक्षित सही तरीके से रख सके, उसका चेकिंग हो सके, टेस्टिंग हो सके और कंज्यूमर तक सही प्रोडक्ट पहुंच सके, क्वालिटी के प्रोडक्ट पहुंच सके, ताकि रिजेक्शंस कम से कम हो और एमएसएमई को परेशानी कम से कम हो। और 8वां और अंतिम अगर बिंदु की बात करें तो वह है सिडबी के बारे में। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो एमएसएमई के लिए बड़ा रोल प्ले करता है। सरकार ने कहा है कि सिडबी की संख्या और बढ़ाई जाए, इनके ब्रांचेस को और बढ़ाया जाए, ताकि एमएसएमई तक, दूर दूर के एमएसएमई तक ये पहुंच सके, या ये कहें कि दूर दूर के एमएसएमई सिडबी तक पहुंच सके। और इसके लिए 3 साल की टाइम को फिक्स किया गया है, टाइम फ्रेम रखा गया है, जिसमें इसी साल 24 सिडबी ब्रांचेस की स्थापना की। तो दोस्तों, ये था इस बार के बजट में एमएसएमई के लिए किया गया प्रावधान। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। सरकार अगर इसको समयबद्ध तरीके से और अच्छी तरह से इस पे काम करती है और एमएसएमई के लोग अगर इसका फायदा उठाते हैं और हम जैसे प्रोफेशनल लोग अगर अपनी अच्छी भूमिका इसमें निभाते हैं, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि एमएसएमई हमारा बड़ा रूप में न हमारे सामने आए। और जब एमएसएमई बड़ा होगा तो देश की इकोनॉमी, जो हम सपने देख रहे हैं विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की, अवश्य पूरा होगा। और जॉब क्रिएशन इस मात्रा में होगा कि बेरोजगारी जैसे समस्या देश की दूर होगी और जो हमारा यूथ है उसका भरपूर उपयोग इकोनॉमी के लिए और देश के लिए किया जा सकेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ किसी और टॉपिक पे, बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।